हाय एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम, जहां पे आपको मिलती है बिल्कुल ही फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन। दिस इज पलक रखियानी, योर इंग्लिश एजुकेटर। डियर स्टूडेंट्स, इस सेशन में हम बात करेंगे क्लास 9th इंग्लिश बिहार बोर्ड की पोएम नंबर 4, जिसका नाम है टू डैफोडिल्स की डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन की। इस पूरे सेशन में मैं आपको बता दूं आपको क्या देखने को मिलेगा। पोएम का लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन दूंगी मैं, जितने भी वर्ड हैं उनके मीनिंग्स बताऊंगी, पोएट क्या कहना चाहते हैं, उनके एक्सप्रेशंस क्या हैं, एंड इंपॉर्टेंट फिगर ऑफ स्पीच भी हम पढ़ेंगे। एंड एट लास्ट पोएम की समरी, जो कि एग्जाम में पूछी जा सकती है, वो भी मैं आपको बताऊंगी। सो बिल्कुल एंड तक बने रहिएगा वीडियो के, ताकि आपके सारे डाउट्स जो हैं क्रिस्टल क्लियर हो जाए। बिफोर बिगिनिंग दी सेशन, आई नो पोएम को देखते ही समझ आ रहा होगा मैम डैफोडिल्स यानी सुंदर फूलों की कहानी है ये। इंडिया में आई थिंक या हिंदी में इन्हें नरगिस भी कहा जाता है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। पीले कलर के हल्के जो है फूल होते हैं ये। तो यहाँ पे इस पोएम में पोएट जो हैं ह्यूमन की लाइफ को कंपेयर करते हैं विद द लाइफ ऑफ डैफोडिल्स। सो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो शुरुआत करते हैं सेशन की जल्दी से। एंड अगेन मैं हर बार कहती हूँ, अपने साथ जो है अपनी बुक्स पेंसिल रखा करें, जितने भी डिफिकल्ट वर्ड्स हैं, क्योंकि यार टीचर क्यों है यहाँ पे आपको पढ़ाने के लिए। तो जो बुक में दिया है वो तो आप खुद ही पढ़ लोगे। यहाँ जो मैं आपको नॉलेज दूंगी कि किस टाइप की ये पोएम है, क्या थीम है पोएम का, वो सब आप जरूर नोट करेंगे। सो नाउ बिगनिंग विद द पोएम, ऑथर का नाम, पोएट का नाम, कवि का नाम जानना जरूरी है। 2 वजह देती हूँ मैं। पहली वजह तो उनके बारे में जानने से पता चलेगा वो किस तरह की चीज़ें लिखते हैं, तो पोएम का आइडिया लग जाएगा, है कि नहीं। और दूसरा, मार्क्स चाहिए। मार्क्स किसे नहीं चाहिए। तो एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं, नेम द पोएम एंड द पोएट। तो तब जब आप कवि का नाम लिखेंगे आपको मिलेंगे बढ़िया से मार्क्स। तो शुरुआत करते हैं, पोएट के बारे में जानते हैं। रॉबर्ट हेरिक 1591 टू 1674। ये क्या होता है, ये बेटा बर्थ डेट होती है, बर्थ ईयर होता है, और ये डेथ ईयर होता है, ठीक है, डैश करके जब लगाते हैं। रॉबर्ट हेरिक इज अ वेल नोन पोएट ऑफ द 17th सेंचुरी। तो हमारे पोएट का नाम है रॉबर्ट हेरिक, जो कि 17th सेंचुरी के एक बहुत ही प्रसिद्ध कवि रहे हैं। हिज पोएम्स हैव सिंप्लिसिटी, ल्यूसिडिटी एंड ब्रेविटी। अब उनकी पोएम्स किस तरह की हैं, अगर आपसे पूछ लिया जाए एग्जाम में कि रॉबर्ट हेरिक की पोएम्स किस तरह की होती हैं, भाई बोलो मैम किस तरह की। अलग अलग पोएट होता है ना, कुछ बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड पोएम्स लिखते हैं, कुछ रोम कॉम लिखते हैं, कुछ लव स्टोरीज लिखते हैं, कुछ फिक्शन लिखते हैं, है ना, कुछ रिलीजियस लिखते हैं, है ना। किसी का लिखने का स्टाइल जो होता है ग्रैंड स्टाइल होता है। तो इनका स्टाइल कैसा है, इनकी पोम्स में सिंप्लिसिटी है यानी सादगी है। ल्यूसिडिटी, ल्यूसिडिटी का मतलब बेटा होता है क्लैरिटी, यानी बहुत ही क्लियर कट पोएम है, घुमाती फिराती नहीं है, सीधे मुंह बात करती है। एंड ब्रेविटी, ब्रेविटी जो कि हम सबको पसंद है, शॉर्ट एंड क्विक। बहुत ज़्यादा लंबी लंबी पोएम्स इन्होंने नहीं लिखी हैं, शॉर्ट एंड क्विक में ही वो पूरी अपनी बात कह देते हैं। दिस पोएम यानी जिस पोएम की हम बात कर रहे हैं, टू डैफोडिल्स, डील्स विद द पेरिशेबल नेचर ऑफ डैफोडिल्स व्हिच अल्टीमेटली सजेस्ट्स द ट्रांजिटरी एग्जिस्टेंस ऑफ ऑल ह्यूमन बींग्स। यानी कि अब तुम्हें वही लग रहा होगा कि मैम एक फूल की लाइफ और एक ह्यूमन की लाइफ में कैसा कंपैरिजन भला। तो यहाँ पे पोएट जो है ना, वो कभी गए होंगे किसी गार्डन में, तो वो डैफोडिल्स को ऑब्जर्व कर रहे थे। तो डैफोडिल्स जैसे मुरझाते हैं, तो ये देख के उन्हें भी लगा कि यार हम इंसानों की जिंदगी भी तो कितनी छोटी सी होती है, हम भी तो कभी ना कभी मर जाते हैं। तो इस छोटी सी जिंदगी में हम क्या करें, हम तो भी इतनी भगदड़ कर रहे हैं, तो कैसे हमें अपनी वो इटर्नल वाली चीज, यानी यहाँ पे कहीं ना कहीं स्पिरिचुअली इंक्लाइन होकर कुछ बातें कहते हैं, ठीक है। नथिंग इज स्टैटिक इन दिस वर्ल्ड, बहुत ही बढ़िया बात करी है। इस दुनिया में कोई भी चीज स्टैटिक नहीं है, यानी कंसिस्टेंट नहीं है, इट कीप्स ऑन चेंजिंग, है ना। चेंज जो है, दुनिया में जो बदलाव होते हैं वो होते ही रहते हैं, कोई भी चीज स्टैटिक या स्टेबल नहीं है। मार्क्ड बाय अ नोट ऑफ सैडनेस, यानी शुरुआत में जो है वो थोड़ी सैडनेस, दुखद बात बताते हैं कि उसके साथ वो आगे कैसे बनते हैं। द पोएम हैज फिलोसॉफिकल ओवरटोन्स, मैंने क्या कहा, स्पिरिचुअली इंक्लाइन होते हैं, फिलोसफी की तरफ जाते हैं कि ये जीवन क्या है। एंड यही होता है, मैं कहती हूँ एक आगे का स्टेज आता है जब पोएट वगैरह जो है ना ये फिलोसफी में चले जाते हैं कि इंसान क्या है, जीवन क्या है, एंड ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए, ये जानना आज, ठीक है यार। एज अ ह्यूमन बीइंग तुमको जो करना है, तुम्हें डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, डांसर, जो भी बनना है बनो, लेकिन आपको खुद को पहचानना होगा। खुद को किसको, अपने अंतरात्मा को, कि हम इस दुनिया में आए क्यों हैं, डॉक्टर इंजीनियर बनने, हमारा एक्चुअल पर्पस ऑफ लाइफ क्या है। तो ये बहुत ही बढ़िया कहानी होने वाली है, एंड काफ़ी अच्छी जो सीख जो है आपको मिलने वाली है। पलक मैम से भी थोड़ा ज्ञान आपको मिलने वाला है, ठीक है। तो बिल्कुल कमेंट सेक्शन में बने रहना और मुझे बताते रहना कि ये बातें सब आपको अच्छी लगती हैं, है ना, किस टाइप की फिलॉसफी आपकी है। चलिए आते हैं बिना किसी देरी के, शुरुआत करते हैं पोएम की। तो पोएम की लाइनें यहाँ पे दी गई हैं आपको। फेयर डैफोडिल्स वी वीप टू सी
यू हैस्ट अवे सो सून। अ फेयर डैफोडिल्स यानी सुंदर डैफोडिल्स के फूल तुम्हें कहते हैं कितने सुंदर लगते हैं। फूलों को देख के ही वैसे भी एक बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग सी फीलिंग आने लगती है, बहुत ही लाइवली लगने लगता है। तो जब आप इन अमेजिंग डैफोडिल्स को देखोगे, स्पेशली जो येलो कलर के फूल होते हैं ना, वो अलग अट्रैक्शन देते हैं, है कि नहीं। तो डैफोडिल्स का कलर वैसा ही है। तो कवि कहते हैं फेयर डैफोडिल्स वी वीप टू सी। अब बेटा यहाँ वीप का मतलब क्या होता है, जब किसी को आंसू आते हैं तो हम ऐसे आंसू पोंछते हैं ना, ऐसे करके, तो उसे कहते हैं वीप करना। तो वो कहते हैं, पोएट कहते हैं फेयर डैफोडिल्स वी वीप टू सी यू हैस्ट अवे सो सून। हैस्ट अवे का मतलब होता है दुनिया छोड़ देना, या यहाँ पे बेसिकली मतलब है डेथ या फिर मुरझा जाना, है ना, मुरझा जाता है ना, जैसे फ्लावर्स होते हैं विल्ट हो जाते हैं, पत्तियां विल्ट होती हैं, तो मुरझा जाना। अब फूलों में मुरझा जाना ही उनकी डेथ होता है। सो यू हैस्ट अवे सो सून। तो तुम्हें डैफोडिल्स, तुम इतने सुंदर हो लेकिन तुम्हें इतना जल्दी मरता हुआ देख हमें बहुत ज़्यादा दुख होता है, हम बहुत ज़्यादा रोते हैं। एज यट द अर्ली राइजिंग सन हैज़ नॉट अटेन्ड हिज नून। बोलता है पोएट कि कैसे तुम लोग चले जाते हो, मुरझा जाते हो। एज यट द अर्ली राइजिंग सन, कि जैसे जो है सूर्योदय हुआ, है ना, सूर्य उदय हुआ और अभी तक जो है अटेन्ड हिज नून। नून यानी दोपहर, मतलब कि मॉर्निंग से लेके, पोएट कहना क्या चाहते हैं बेटा यहाँ पे, मॉर्निंग से लेके जो है यहाँ पे नून तक नहीं हुई है, और इतने में ही जो है तुम हैस्ट अवे यानी मुरझा जाते हो तुम। तो यही तुम्हारा जीवन है। तो इसलिए पोएट जो है कहीं ना कहीं उस डैफोडिल के जीवन को देख के अपना जीवन याद करते हैं कि यार ह्यूमन लाइफ भी तो कितनी इनकंसिस्टेंट है। अच्छा तुम कहोगे नहीं मैम 90-100 तक तो जी लेते हैं हम, बेटा सबका थोड़ी ना है, लाइफ कितनी इनकंसिस्टेंट है, अगले ही पल क्या हो जाए कुछ नहीं पता। तो पोएट यही बात यहाँ पे फिलोसॉफिकल टोन पुट करते हैं डैफोडिल्स को देख के कि भाई सुबह से जो है नून नहीं होता और तुम मुरझा जाते हो। तो सेम जो है ह्यूमन का भी जीवन है, हमारा भी ऐसा ही जीवन है कि कब क्या हो जाए हमें कुछ पता नहीं चलता। तो इसलिए जो है पोएट कहते हैं स्टे स्टे यानी रुको यार, थोड़ी देर और रुको। Until the hasting day has run but to the even song। तो क्या कहता है, स्टे स्टे यानी रुको, कब तक रुको, Until the hasting day। hasting day यानी ये जो भगता हुआ दिन है उसमें जब नून, जब इवनिंग होती है, नून नहीं जब इवनिंग होती है। इवन सॉन्ग का बेसिकली मतलब है एक ऐसा जो है सॉन्ग होता है, इवनिंग प्रेयर होती है। इंग्लैंड के चर्चेज में यूजुअली एक इवनिंग बोलते हैं ना, शाम में प्रेयर। तो आप चर्चेज में प्रेयर मान लो, मंदिरों में पूजा, जैसे हम आरती शाम में करते हैं यूजुअली। तो यही पोएट कहते हैं कि स्टे स्टे, रुक जाओ, अंटिल द हैस्टिंग डे, जब तक ये दिन में जो है खत्म होके शाम नहीं आ जाती तब तक तो थोड़ा जो है तुम रुक जाओ। एंड हैविंग प्रेड टुगेदर वी विल गो विद यू अलोंग। और साथ में जो है हम प्रेयर करके वी विल गो विद यू अलोंग। अलोंग का मतलब होता है साथ में। सो यहाँ वी क्या है, यहाँ वी यहाँ पे पोएट रेफर कर रहे हैं ह्यूमंस को कि हम भी जो है फिर तुम्हारे साथ चल देंगे। वी विल गो अलोंग यानी कि ठीक है हम भी तुम्हारे साथ जो है, क्योंकि कहीं कभी ना कभी तो हमें पता है भाई लाइफ क्या है, मॉर्टल है ना, ह्यूमन लाइफ इज मॉर्टल, तो कभी ना कभी तो जाना ही है भाई। तो बोला कि प्रेयर तक रुक जाओ, उसके बाद हम साथ में चल देंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। We have short time to stay as you. We have as short a spring, as quick a growth to meet decay as you or anything. So यहाँ पे क्या बोलते हैं कवि, we have. So over here we से किसका रेफरेंस है, humans का रेफरेंस है कि हमारे पास भी जो है शॉर्ट टाइम टू स्टे यानी जीवन जीने का समय बहुत ही कम है यार। इतने से जीवन में हम करते क्या है, हम सिर्फ अपने लिए पैसा कमाने के लिए, ये सब करने के लिए निकाल जाते हैं, फैमिली के लिए जीवन निकाल देते हैं, या फिर खुद के मज़े के लिए, खुद की पार्टीज के लिए, खुद के इसके लिए जीवन निकालते हैं, है कि नहीं। तो बोलते हैं कभी हमारे पास भी तुम्हारे जैसा ही कम ही जीवन है। वी हैव एज शॉर्ट अ स्प्रिंग, जैसे स्प्रिंग का जो मौसम आता है ना, स्प्रिंग का मौसम जब फूल वगैरह सब खिलते हैं तो वो भी कितना शॉर्ट ड्यूरेशन का रहता है। तो बोलता है उतनी ही शॉर्ट ड्यूरेशन का हमारा जीवन भी है। एज क्विक अ ग्रोथ टू मीट डीके, यानी हमारी ग्रोथ इतनी क्विक होती है जिससे हम डीके हो जाते हैं। डीके का मतलब बेटा यूजुअली होता है ऐसी जो चीज़ जो सड़ गई हो, है ना। जैसे फूल सड़ जाता है ना, कुछ टाइम बाद देखोगे सुंदर सा फूल है ना, आगे देखोगे तो वो सड़ जाएगा। तो यहाँ पे डीके फूल के लिए सड़ना है एंड ह्यूमन के लिए है डेथ, यानी जब हमारी मृत्यु हो जाती है, सांसें बंद हो जाती हैं। एज यू और एनीथिंग,
एज यू और एनीथिंग से मतलब है जैसे तुम यानी तुम्हारी लाइफ खत्म होती है, मुरझाती है, या कोई और चीज़ भी ले लो, चलो फूल मत लो, कोई दूसरा एनिमल ले लो, कोई दूसरा प्लांट ले लो, तो उनकी भी जीवन काल है ना डिसाइडेड है। यानी तुम कभी पैरेट देखो, टॉर्टाइस देखो, कीड़े मकोड़े देखो, है ना, इन सब की भी एक लाइफ स्पैन होती है। तो यही पोएट कहते हैं एज यू यानी डैफोडिल तुम्हारी तरह या फिर किसी और जो है जीव की तरह हमारी लाइफ भी जो है एक टाइम पे खत्म हो जाती है, डीके हो जाती है या मृत्यु हो जाती है। ठीक है, we die as your hours do and dry away like to the summer's rain or as the pearls of morning's dew never to be found again। अब यहाँ पे पोएट क्या कहते हैं, we die, we यानी हम ह्यूमंस भी मर जाते हैं, as your hours do, hours do का मतलब है यहाँ पे टाइम जो हो जाता है, निकल जाता है। यार जीवन में अभी भी तो तुम जी रहे हो, ये वक्त निकलता जा रहा है, तभी तो कहते हैं कि बहुत ज़्यादा जो है इंसान अपना टाइम दूसरी चीज़ों में, फालतू चीज़ों में वेस्ट नहीं करे। एंड कहीं ना कहीं पोएट ये भी कहना चाहते हैं कि आप जो है अपना स्पिरिचुअल इंक्लाइनमेंट यानी स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट ज़रूर करें, यानी इन चीज़ों पे भी खोज करें कि भाई व्हाट इज़ द एक्चुअल पर्पस ऑफ लाइफ समझे, हु आर वी एक्चुअली समझे, है कि नहीं। तो यहाँ पॉइंट वही कहते हैं एज योर आवर्स डू यानी तुम्हारे टाइम भी जैसे निकलता है एंड ड्राई अवे, एंड ऐसा होता है ना कुछ टाइम बाद, जैसे देखो पीछे वो इतना ब्यूटीफुल सा डैफोडिल का फूल था एंड इन दिस पिक्चर यू कैन क्लियरली सी कि वो किस तरह से जो है विल्ट हो गया है या फिर और वी कैन से मुरझा गया है। तो कहते हैं जैसे टाइम पास होता है तुम भी सूखे पड़ जाते हो, ऐसे ही यहाँ पे पोएट बताना चाह रहे हैं कि हमारा जो ओल्ड एज आता है ना, पहले मस्त बचपन होता है, फिर जवानी आती है, फिर बुढ़ापा आता है कि नहीं, लाइक टू द समर रेंज, और उसके बाद बुढ़ापा आने के बाद बेसिकली क्या आती है, डेथ, है ना। तो इसी की तरह किसकी तरह आती है डेथ, लाइक टू द समर्स रेन। अब समर्स रेन का मतलब क्या है, जैसे मान लो गर्मी में है ना, कभी हल्की सी मान लो बारिश हो गई, ठीक है, गर्मी के मौसम में हल्की सी बारिश हो गई तो कैसे जो है वो पानी इवेपोरेट होके चला जाता है, धूप में होता है ना पानी जल्दी से इवेपोरेट होता है, तो ऐसा लगेगा बारिश हुई ही नहीं थी, है ना। तो एक इसी तरह हम लोग कैसे डिसअपियर हो जाते हैं, जैसे कभी थे ही नहीं, बहुत ही जल्दी से जीवन निकल जाता है। और या फिर दूसरा कंपैरिजन किससे किया है, दूसरी तुलना, एज द पर्ल्स ऑफ मॉर्निंग्स ड्यू, सुबह सुबह में जो ओस की बूंदे होते हैं ना, आप पत्तियों पे देखेंगे यूजुअली ओस की बूंदे आपको दिखेंगी, तो वो सुबह सुबह होती हैं और थोड़ी ही देर में गायब हो जाती हैं। तो वही कवि कहते हैं समर की रेन ले लो या ओस की बूंदे ले लो, इसके जैसे जो है हम भी एक बार इस धरती से फिर चले जाते हैं, नेवर टू बी फाउंड अगेन। ये वर्ड क्या है, नेवर, है ना, नेवर टू बी फाउंड अगेन, और दोबारा फिर कभी नहीं मिलते हैं, क्योंकि हम मानते हैं, हमें सबको पता है भाई एक बार जो इंसान चला जाता है वो वापस नहीं जाता है। लेकिन कवि ये भी कहना चाहते हैं कि भाई शरीर जाता है इंसान का जो है शरीर जाता है, लेकिन हमारी जो अंतरात्मा है, हमारी सोल जो है वो जिंदा रहती है। तो हम यही हमेशा सोचें कि भाई हमको ह्यूमन लाइफ मिली है तो इसका इस्तेमाल, भाई ये फूल है, ये कहाँ से स्पिरिचुअल इनलाइटमेंट करेगा, है स्पिरिचुअली कैसे सोच सकेगा चीज़ें। तो यही पोएट कहना चाहते हैं कि हम एज ह्यूमंस क्यों ना इस चीज़ को समझें कि अपनी लाइफ में बाकी चीज़ें भी करें और स्पिरिचुअली चीज़ों को समझें कि हम कौन है, कहाँ से आए हैं, हमारा एक्चुअल पर्पस ऑफ लाइफ क्या है। एंड हमें तो पता है बॉडी तो मॉर्टल है ना, बॉडी तो एक बार मर जाएगी, लेकिन ऐसी कोई चीज़ हम ढूंढें या हमारी जो सोल है वो तो इमॉर्टल है या फिर इटर्नल है कि नहीं। तो फिलॉसफी से इंक्लाइन होकर कवि यही बताना चाहते हैं कि भाई कैसे डैफोडिल्स की लाइफ जो है ह्यूमन की लाइफ रिलेट होती है। तो शुरुआत में वो थोड़े से दुखी होते हैं एंड इस बात को बताते हैं कि कैसे फिलॉसफी में वो काफ़ी ज़्यादा जा रहे हैं, है कि नहीं। बहुत आई थिंक इंटरेस्टिंग लगी होगी स्टोरी, एंड आपको ये पता चल गया होगा कि पोएट ने कितनी सिंप्लिसिटी से और क्लैरिटी से पोएम लिखी है। बहुत लंबी पोएम भी नहीं, क्लियरली इतनी सी लाइनों में हमें सब कुछ समझ आ गया। ऑलराइट, सो फटाफट से अब देख लेते हैं हम पोएम की छोटी सी समरी। In the poem To Daffodils, human life has been compared to the life of daffodils. Human इंसान का जो जीवन है उसको किससे कंपेयर किया है, to the life of daffodils. Human life is as short as the life of daffodils. Nothing is permanent in this world and we all know इस दुनिया में कुछ भी परमानेंट नहीं है बेटा, ये चीज़ समझ के रखना। आज जो तुम्हारे पास है कल वो तुम्हारे पास नहीं है, आज जो खुशियाँ हैं कल वो नहीं है, आज जो दुख है कभी नहीं। तो ऐसा हमारा पर्पस होना चाहिए ना कि हम कुछ ऐसी चीज़ देखें जो परमानेंट हो। Fair daffodils have a very short life. So seeing the short life of daffodils, the poet weeps. तो daffodils के इस छोटे से जीवन को देख के कवि जो है काफ़ी वीप करते हैं यानी रोते हैं।
ही वॉन्ट्स टू सी देम स्टेइंग अ लिटिल लॉन्गर, और वो क्या चाहते हैं कि थोड़ी देर जो है ये डैफोडिल्स काश और रुक जाएं. He wishes that they should stay at least till evening song or prayer. Daffodils wither away. Wither away का मतलब है मुरझा जाते हैं by the evening and we die when the old age comes. जैसे daffodil evening आने तक मुरझा जाते हैं, हम कब मर जाते हैं? जब हमारी old age आ जाती है, वृद्धावस्था. Both of them have to go like daffodils, all the same ending. तो वही कह रहे हैं, दोनों की ending वही है, यानी कहीं ना कहीं हमारा जीवन, हमारी लाइफ स्पैन जो है खत्म होनी है. So with this we end the detailed poem explanation to daffodils. Hopefully आपको poem जो है बहुत ही short and sweet थी और अच्छी लगी हो. एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में यार ज़रूर बताना, ताकि मुझे भी जो है मोटिवेशन मिलता रहे. एंड वीडियो को लाइक अपने क्लास 9th के जितने भी दोस्त हैं उनके साथ ज़रूर शेयर करें, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स ये मानता है कि ज्ञान जो है बांटने से ही बढ़ता है. हिंदी मीडियम चैनल हमारा देता है सभी कोर्सेज फ्री ऑफ कॉस्ट. ये दोनों चैनल्स हैं, सभी कोर्सेज हैं, तो आपको किसी भी तरह का चार्ज पे करने की ज़रूरत नहीं है. ऐसा नहीं है कि 2-3 वीडियो देखो और हम आपसे किसी भी टाइप का चार्ज मांगे. ऑल द एजुकेशन इज फ्री एंड विद क्वालिटी एजुकेशन. तो वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट थिंग, आई नो आप सब जो है अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे तो होंगे, तो आप हमें हमारे इंस्टाग्राम जो है अकाउंट पे ज़रूर फॉलो करें फॉर मोर अपडेट्स. सी यू गाइज इन द नेक्स्ट सेशन, जिसमें हम इसी पोएम के क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करने हैं. टिल देन, गुड बाय.